हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपना ट्रायंगल का बहुत रोल है यार। मतलब ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्री है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बार बार यूज़ आती है। अब ट्रायंगल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वी कैन डू द प्रॉब्लम्स स्मूथली। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं और क्या क्या नॉलेज उनके बारे में हमें होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर भी से बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जैसे सपोज करो यार, ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, ये हमें पता है तीनों वर्टिसेस। अब मीडियन, भाई ये मीडियन हो गई, d मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया मीडियन, ये दूसरा मीडियन बी ई, और ये हो गया सी एफ। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर इसलिए क्योंकि अगर मान लो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट लें और ट्रायंगुलर प्लेट लें तो उसका सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी सेंटर पे ही होता है। तो ये हमारे पास जी निकालना है। अब जो ग्रेविटी सेंटर है या सेंट्रॉइड है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है, तो ये x1 y1 है, ये मीडियन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? मीडियन सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में, भाई व्हाट इज मीडियन? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया मीडियन। अब जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियंस इन द रेशो 2:1, मतलब AG रेशो GD दैट विल बी 2:1। ये 2:1 का रेशो है। ठीक, अब ये 2:1 का रेशो है तो देखो 1 टाइम x1 2 टाइम्स दिस, तो यहाँ से सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ये हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हैं। अब यार ये जो ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड हमने निकाला है, इसकी और क्या प्रॉपर्टी है? भाई एक तो ये 2:1 का रेशो हो गया हर मीडियन, भाई जैसे BG और GE का जो रेशो है वो भी 2:1 होगा। एक ये भी है कि यहाँ पे जैसे जो ट्रायंगल बन रहे हैं GBC, GCA और GAB, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी हम इसमें लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल GBC is equal to area of triangle GCA is equal to area of triangle GAB। GBC GAC और भाई तीनों का एरिया बराबर है तो दैट इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कि भाई एक बार ये IIT में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एक ऐसा पॉइंट है, ये 3 इक्वल ट्रायंगल में बांटता है जिनके एरिया इक्वल है, तो बताओ वो पॉइंट क्या है? तो अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो सीधे बता सकते हैं वो पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड, कि दैट पॉइंट इज सेंट्रॉइड। चलिए, तो ये पहली चीज है हमारे पास क्या? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। दूसरी चीज है हमारे पास क्या? इन सेंटर। सेकेंड थिंग इज व्हाट? इन सेंटर। क्या इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of internal angle bisector, internal angle bisectors। मतलब point of intersection of internal angle bisector is our centroid। मान लो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक, A
बी सी। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इंटरनल, ये दूसरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन सेंटर आई। तीसरा भी इसी से ही पास होगा, इन सेंटर आई, ये तीसरा भी इसी से ही पास होगा। ठीक है, अब इस इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? हाउ कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इन सेंटर आई? जैसे ये मान लो डी पॉइंट है, ये मान लो ई पॉइंट है, ये मान लो एफ पॉइंट है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी तो हमें ये पता होनी चाहिए, इन ए ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड। इन ए ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब इसके और इसके रेशो में बांटेगा। मतलब बी डी इज टू डी सी बराबर ए बी इज टू ए सी, ये हमारे पास है। अब ए के सामने वाली साइड की लेंथ तो स्मॉल ए, सी के सामने वाली स्मॉल सी, और बी की लेंथ को बी। मतलब जो वर्टेक्स ए के सामने है उस लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बी के सामने है उसको स्मॉल बी से करते हैं, और जो सी के सामने है उसे स्मॉल सी से करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ये x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, तो ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? D पॉइंट भाई C/B का रेशो होगा, तो bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्ट जो इंसेंटर है, ये इंसेंटर एंगल बाइसेक्टर को b प्लस c/a के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे ai रेशो id बराबर b प्लस c/a, कि b प्लस c/a का रेशो है। ठीक, ai मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट रेशो इज b प्लस c। क्या है ये? b प्लस c/a, b प्लस c/a, b प्लस c/a, ये रेशो हमारे पास है। अब ये b प्लस c/a का रेशो है, तो भाई a टाइम x1 b प्लस c टाइम दिस, तो b प्लस c कट जाएगा अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इन सेंटर I के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारे पास इन सेंटर I के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन सेंटर I का और काम क्या है भाई? इन सेंटर I का एक काम हमारे पास ये भी है कि अगर हम इसको सेंटर माने भाई, इस इन सेंटर की जो तीनों से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर होती है भाई। इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर होगी। इस बात को लिख लेना कॉपी में, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, मतलब ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। कि दिस सर्कल इज नोन एज व्हाट? इन सर्कल। ये हमारे पास इन सर्कल है। ठीक बात। तो ये हमारे पास क्या था? इन सेंटर। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक, इन सेंटर हमारे पास आ गया। इन सेंटर के बाद हमारे पास आते हैं एक्सेंटर्स। इन सेंटर के बाद हमारे पास आते हैं एक्सेंटर्स। एक्सेंटर्स मतलब सेंटर ऑफ एक्स सर्कल्स। भाई सेंटर ऑफ एक्स सर्कल्स, जैसे सपोज करो
ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ABC। अब जैसे यहाँ पे A का तो हमने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, B का एक्सटर्नल लिया और C का भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया इंटरनली, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स सेंटर I1। क्या होगा? एक्स सेंटर I1। तो यहाँ पे जैसे ये A है x1 y1, ये B है x2 y2, ये C है x3 y3, ठीक, ये है C x3 y3। अब देखो यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है AD, तो D जो पॉइंट होगा, D पॉइंट हमारे पास क्या होगा? bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी, और यही काम y में लिख लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो x सेंटर I1 है, भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, ये x सेंटर I1 कैसे आया? इसका तो A का तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये B और C एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लिया हमने, ये एक्सटर्नल एंगल, ये जो एक्सटर्नल एंगल ना उसका बाइसेक्टर, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास? I1, एक्स सेंटर I1। ऐसे कितने एक्स सेंटर होंगे? 3। एक तो A के सामने आया, एक B के सामने जाएगा और एक अपना C के सामने जाएगा। कितने एंगल बाइसेक्टर, कितने एक्स सेंटर्स होंगे? 3। अब यहाँ पे जो एक्स सेंटर I1 है, ये AD को, तो एक्स सेंटर I1 के बारे में लिखो कि एक्स सेंटर I1 divides AB, divides AD in ratio of B plus C is to A एक्सटर्नली। जो इन सेंटर होता है वो तो इंटरनल डिवाइड करता है उस रेशो में, अभी हमने बताया, और जो एक्सेंटर्स होता है वो उसको B प्लस सी इस टू ए के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नली अगर ये डिवाइड कर रहा है B प्लस सी इस टू ए, तो B प्लस सी टाइम दिस, और A को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक्स सेंटर I1 कितना आता है? माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। दिस इज व्हाट? एक्स सेंटर I1। ये अपने पास एक्स सेंटर I1 है बेटा जी, ठीक। मतलब एक्स सेंटर I1 लिखने के लिए A को माइनस A से रिप्लेस कर दिया इन सेंटर के फॉर्मूले में। इसी तरह एक्स सेंटर I2 लिखने के लिए क्या करते हैं हम? एक्स सेंटर I2 लिखने के लिए B को माइनस B कर देते, A को पॉजिटिव कर देते। I3 लिखने के लिए क्या करते? हम उसको C को माइनस C से रिप्लेस कर देते। तो ये हमारे पास 3 एक्स सेंटर्स हैं और एक इन सेंटर है। अब एक चीज़ और देखो, ये जो I है ये B प्लस सी इस टू ए का इंटरनल रेशो है, ये I1 है ये B प्लस सी इस टू ए का एक्सटर्नल रेशो है। तो क्या I और I1 एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे? यस। तो ये बात भी लिखने वाली बात है, I एंड I1 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक conjugate of each other with respect to line segment AD। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि AI, AD और AI1 आर इन HP, कि किस में होंगे? HP में होंगे। AI, AD, AI1 आर इन HP। चमका जी या नहीं चमका? चमका ना? चलो, तो ये हमारे पास एक्स सेंटर की बात थी कि एक्स सेंटर हमारे पास आखिर क्या होता है। अच्छा, एक्स सेंटर का एक रोल और बताता हूँ। एक्स सेंटर भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। एक्स सेंटर भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, मतलब ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों साइड को टच करता है एक्सटर्नली। मजा आया कि भाई ये एक्स सेंटर भी तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है और इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? एक्स सर्कल। कि दिस सर्कल इज नोन एज एक्स सर्कल। कितने एक्स सर्कल होंगे भाई बताओ जरा कमेंट में, कितने होंगे? 3, एक ए के सामने, एक बी के सामने और एक सी के सामने। कि वी हैव 3 एक्स सर्कल्स। चलिए तो एक्स सर्कल्स हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं आगे वाले पॉइंट पे, सर्कम सेंटर। किस पे आते हैं? सर्कम सेंटर। नंबर 4, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular bisectors of side। कि भाई साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे सपोज करो ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ये ABC अपने पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब ABC ट्राइंगल है तो AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया AB का। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये BC का हो गया, ये BC का हो गया, है ना, ठीक। और AC का ये हो गया। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे पास क्या होगा? सर्कम सेंटर C1। कि दिस पॉइंट इज सर्कम सेंटर C1। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट है उनकी A से और B से डिस्टेंस बराबर है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट है उनकी A और B से डिस्टेंस बराबर है। इसी तरह ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पे जो भी पॉइंट है उनकी B से और C से डिस्टेंस बराबर है। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी A से B से C से तीनों से डिस्टेंस बराबर है। या फिर हम बोलें कि इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कम सर्कल कहलाता है। तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑल्सो। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज इक्विडिस्टेंस, इट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। कि भाई A, B, C तीनों से ये इक्वल डिस्टेंस पर है। सही बात। तो ये हमारे पास क्या है भाई? सर्कम सेंटर। दिस इज व्हाट? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर कर दो, AC1, CC1 और BC1। मतलब AC1 बराबर BC1 बराबर CC1, तीनों डिस्टेंस बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? सर्कम सेंटर निकल जाएगा। सर्कम सेंटर के बाद अब है हमारे पास क्या? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। What is ortho center? Point of intersection of altitudes. Point of intersection of altitudes। कि भाई point of intersection of altitudes, altitudes का point of intersection, जैसे ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक। What is altitude? कि भाई altitude क्या है? जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो एल्टीट्यूड क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सॉरी ये थोड़ी सही नहीं बनी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ऑर्थो सेंटर। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ऑर्थो सेंटर H। ठीक बात भाई। अगर हम तीसरा भी देखें तो तीसरा भी यहीं से जा रहा होगा ये। दिस इज वॉट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ऑर्थो सेंटर। ठीक। तो यहाँ पे हम ऑर्थो सेंटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही तरीका है भाई। वैसे फॉर्मूला भी होता है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C। इसी तरह यहाँ पे भी होता है सर्कम सेंटर में
x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, बट नॉट यूजफुल। दोनों ही फॉर्मूले जो बताए वो यूजफुल नहीं है। अब इसमें चलो एक चीज़, एक रिजल्ट बताता हूँ। जैसे ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर H है, ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर H है। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल HBC? कि भाई HBC का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, दिमाग लगाओ कि यार क्या होगा। कि ABC का ऑर्थो सेंटर H है तो HBC का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, A। देखो HBC में ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A पर। यहाँ से देखना भाई, जैसे ये HBC ये बनाया, ये HBC बनाया, थोड़ा ये समझने में परेशानी आती है। अब H से BC पे जो एल्टीट्यूड है वो ये है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। H से BC पे जो एल्टीट्यूड है वो ये है, सॉरी H से BC पे, हाँ, B से HC पे जो एल्टीट्यूड है, B से HC पे एल्टीट्यूड है, उसके लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमने इसको एक्सटेंड करा, ठीक है। और इससे एल्टीट्यूड क्या है, वो एल्टीट्यूड ये है अपने पास, ये। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब चमक में आ गया होगा। तो HBC का ऑर्थो सेंटर क्या है, A। तो भाई ये जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ट्राइंगल के, जो हमें पता होने चाहिए कि सर्कम सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है। अब यहाँ पे इनमें एक रिलेशन भी है, वो रिलेशन भी बता देता हूँ, लगे हाथों। वो रिलेशन क्या है कि रिलेशन है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स इन एनी ट्राइंगल। ये मतलब सेंट्रोइड डिवाइड्स स्केलिंग ट्राइंगल के लिए बोल देते हैं भाई, इक्विलेटरल में तो तीनों कोइंसाइड कर जाएंगे। सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter in ratio of 2:1 internally, in ratio of 2:1 internally। मतलब ये हमारे पास ऑर्थोसेंटर है H, ये हमारे पास सेंट्रोइड है G, ये हमारे पास सेंट्रोइड है C1। तो जो सेंट्रोइड है वो इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली। दैट डिवाइड्स, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड इन द रेशो ऑफ 2:1। ठीक बात, याद रहेगी बात ये। अच्छा एक चीज़ और, चलो एक चीज़ और बताता हूँ कि इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, भाई इन केस ऑफ एक्यूट एंगल, जैसे अच्छा ये देखो सेंट्रोइड और इनसेंटर, मतलब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान देना। क्या है, सेंट्रोइड और इनसेंटर क्या हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे? सोचो, सेंट्रोइड और इनसेंटर क्या हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे? यस, सेंट्रोइड और इनसेंटर चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होंगे। सेंट्रोइड एंड इनसेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड ट्राइंगल। सेंट्रोइड एंड इनसेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड ट्राइंगल। ठीक, लेकिन ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के साथ ऐसा नहीं है। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई इनसाइड, लाई इनसाइड, कि भाई ये इनसाइड होते हैं। ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड, कि ये बाहर होते हैं। ठीक बात, कि भाई दोनों बाहर होंगे। और इन राइट एंगल ट्राइंगल
ये ट्राइंगल के ऊपर होंगे कि H एंड C1 आर ऑन द ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल। कैसे? जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है? व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ABC? कि ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है? ये एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ये एल्टीट्यूड ड्रॉप किया, तो ये ऑर्थो सेंटर है, तो B इज ऑर्थो सेंटर, B इज ऑर्थो सेंटर, ठीक। और सर्कम सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ये C1, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर कि मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी सर्कम सेंटर। तो ये सर्कम सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है। ठीक बात बच्चों। तो यार ये सारी बातें थी, बहुत सारा ज्ञान बांटा है मैंने अभी ये सारी बातें थी आपके ट्राइंगल के पॉइंट से रिलेटेड, और ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपनी स्ट्रेट लाइन में या आगे किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में आती रहती हैं। फटाफट हम अगर प्रॉपर्टी पता है तो हम क्वेश्चन को धड़ाक कर देंगे, नहीं पता है तो हम बैठे रह जाएंगे, ठीक। तो ये ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स हैं कि भाई ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स क्या हैं, क्या नहीं होने चाहिए, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत नॉलेज मिली होगी, बहुत नॉलेज वाला लेक्चर रहा ये, इसमें खूब सारे पॉइंट्स आए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये सारे पॉइंट्स नहीं पता होंगे। कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर मिलेगा इसमें। इस लेक्चर में इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं पता होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, हाँ सर ऐसे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मैं पढ़ाऊँगा अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।